बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो और हम उसे रोकने की कोशिश करें तो ये बॉडी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। अगर भारी बॉडी हो, उसको रोकना चाहें तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। लाइट बॉडी हो, इसको रोकना चाहें तो ये कम फोर्स लगाएगा। इस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा, लेकिन अब हम इसे मोमेंटम का नाम देते हैं। तो गोया मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी मूव करते हुए बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है, और इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं: product of mass and velocity. Product of mass and velocity is called momentum. मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके यूनिट्स ऐसे यूनिट किलोग्राम इसके और मीटर पर सेकेंड इसके होंगे जी वेलोसिटी के। तो गोया इसके सिस्टम, इसके यूनिट बनेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एसआई सिस्टम में। और ये न्यूटन सेकेंड भी होते हैं जी। न्यूटन सेकेंड इस तरह से बनते हैं जी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको एक मरतबा पर सेकेंड से और एक मरतबा सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड और पर सेकेंड ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली यही हैं। तो ये फिर कुछ इस तरह से बन जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड। ये देखिए, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स बन जाती है, जिसका यूनिट न्यूटन होता है। गोया इस तरह से ये न्यूटन सेकेंड बनेंगे। ये प्रूफ करना भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन इसकी क्या होंगी जी? इसकी डायमेंशंस, मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होंगी जी? ये देखें जी, किलोग्राम ये मास का यूनिट है, एम एल और T-1। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ये इसकी डायमेंशन होंगी जी। और ये मोमेंटम फिर फिजिकली हमें क्या बताता है? मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी मूव करते हुए बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है जी। Momentum tells us how difficult is it, how difficult is it
टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कि किसी मूविंग बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है। जितना ज्यादा मुश्किल होगा, इसका मतलब उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बहुत भारी ट्रक बिल्कुल आराम से 2 और 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करें तो आप उसे नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि मैस बहुत ज्यादा होने के बायस इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इसी वेलोसिटी से या इससे कुछ ज्यादा वेलोसिटी से साइकिल जा रही हो, आप उसको पकड़कर आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि इसका मैस ट्रक के मैस के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो गोया भारी बॉडी को, भारी मूव करते हुए बॉडी को रोकना मुश्किल है, इसलिए कि ज्यादा मैस होने के बायस उसका मोमेंटम ज्यादा है। इसी तरह से बंदूक की गोली, उसका मैस बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप उसको रोकने की कोशिश करें तो आप उसे नहीं रोक सकेंगे। तो देयरफॉर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन mass and velocity. Greater the product of mass and velocity, greater will be the momentum. Lesser the product of mass and velocity, lesser will be the momentum. So this is the introduction of momentum. Now momentum and Newton's second law of motion. न्यूटन के सेकंड लॉ को भी हम मोमेंटम की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। Momentum and Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान रिलेशन। अब देखिए जी, फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। वी कंसिडर a body of mass m moving with इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी जिसका मैस m है, ये इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। अब इसके ऊपर अगर कोई फोर्स F एक्ट करे तो ये फोर्स क्या करेगी, इसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगी। If a force F acts on it, तो ये क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगी, जिसको हम ए लिखेंगे। नतीजा क्या होगा, इसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो जाएगी। and its velocity becomes vf after a time t, कुछ अर्सा के बाद। कुछ टाइम t के बाद
इसकी वेलोसिटी vf हो जाएगी। अब देखिए जी, डेफिनेशन की रो से ये जो इसके अंदर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डेफिनेशन a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। दिस इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t, और बाय न्यूटन सेकंड लॉ by Newton's law of motion, F is equal to mv, A is equal to F over m। ये फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये वेक्टर्स हैं, और टाइम जो है वो उसमें स्केलर है, ये भी स्केलर है। इसके ऊपर आप एरो हेड लगा दें तो बेहतर होगा। दोनों को कंपेयर करें, ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। कंपेयरिंग 1 and 2, F over m should be equal to vf minus vi over t। F over m is equal to vf minus vi over t, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, f into t should be equal to mvf minus mvi। Product of force and time for which it acts is equal to change in momentum, final momentum minus initial momentum। From here we can find force m vf minus m vi over t, change in momentum per unit time, rate of change of momentum। तो प्रूफ हमने क्या किया कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स acting on the body। This is an other form of Newton's second law of motion। Rate of change of momentum is equal to net force acting on the body। किसी बॉडी पर अमल करने वाली फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। Rate of change of momentum of a body is equal to net force acting on the body। This is an other form of Newton's second law of motion।
ये उस सूरत में इस्तेमाल हो सकता है या होता है जब बॉडी का मास कांस्टेंट ना हो। आप लोग जानते हैं कि जो दूसरी फॉर्म न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन की है, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ और एम। इसमें क्या है, इसमें m शुड बी कांस्टेंट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जहां पर m कांस्टेंट ना हो, जैसे रॉकेट का चलना कि जो रॉकेट मूव करता है उसका मास कंज्यूम होता रहता है और उसका मास कंज्यूम होने के बायस डिक्रीज होता रहता है। तो ऐसी सूरत में हम F इजिकल टू एम ए नहीं लगाएंगे, हम F इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फार्मूला इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद जी यहां से एक और टर्म जिसे हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इस इक्वेशन से देखिए, F इजिकल टू F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। जब किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अमल करे लेकिन बहुत थोड़े अरसा के लिए अमल करे कि हम फोर्स और टाइम अलग अलग डिटरमिन ना कर सकें, तो ऐसी सूरत में हम फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट डिटरमिन कर सकते हैं बाय चेंज इन मोमेंटम, और इस क्वांटिटी को फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स का नाम जो है वो देते हैं। When a large force acts on a body, for very small time interval, for very small time interval, the product of force and time is called impulse. ऐसी सूरत में फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहेंगे। F क्रॉस टी, इसको I लिख लें। इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। सो इम्पल्स is equal to change in momentum because it is equal to change in momentum। इसके यूनिट्स वही होंगे जो मोमेंटम के हैं, डायमेंशन भी वही होंगी जो मोमेंटम की हैं। सो इम्पल्स व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ज्यादा फोर्स थोड़े टाइम के लिए अमल करे कि हम फोर्स और टाइम को अलग अलग डिटरमिन ना कर सकें, तो ऐसी सूरत में फोर्स और टाइम का इंटरवल दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इस चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स का नाम देंगे। अब देखें कि बैट जो है वो बॉल के साथ बहुत थोड़े अरसा के लिए के लिए एक्ट करता है। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बॉल जो है वो बैट के साथ टच करता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगती है। अगर आप ये चाहें कि आप स्टॉप वॉच की मदद से मालूम कर सकें कि कब बैट जो है वो बॉल के साथ टच हुआ और कब बैट ने बॉल को छोड़ दिया, तो आप ये फोर्स लगने का टाइम इंटरवल डिटरमिन नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा फोर्स बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट कर रही है, लेकिन ये मुमकिन है कि आप इसका मोमेंटम डिटरमिन करें
कि बॉल किस मोमेंटम के साथ आ रहा था और किस मोमेंटम के साथ वापस जा रहा है आफ्टर स्ट्रक बाय द बैट। तो ऐसी सूरत में ये जो चेंज इन मोमेंटम है दैट विल बी कॉल्ड इम्पल्स। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।